नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य किताब के कुछ आइडियाज पर। इकिगाई, ई की गाई, ये जापानी शब्द है, आजकल काफी सुनने में आता है। इसका मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। तो हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा मतलब छिपा है। और ये जापान के वो जो ओकिनावा द्वीप है, वहां के लोगों से कैसे जुड़ा है। सुना है वहां दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। क्या राज है उनका? चलिए जरा इस पर गहराई से नजर डालते हैं। हाँ, इकिगाई का जो मूल विचार है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि हर इंसान के पास ना जीने की एक खास वजह होती है, जी। बस उसे खोजने की जरूरत है। और ये मिलती कहाँ है? ये 4 चीजों के आप कह सकती हैं संगम पर। जी। पहला, वो जो आपको करना पसंद है, आपका पैशन। ओके। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी वोकेशन। ओके। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, यानी आपका मिशन। ओके। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन। और ये चारों मिलते हैं तो बस वही आपकी इकिगाई। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, पैशन, वोकेशन, मिशन, प्रोफेशन, इनका संगम। पर असल जिंदगी में मतलब इसे खोजना कितना आसान है या मुश्किल? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये चारों ना मिलें तब तक कोई खुशी, कोई उद्देश्य नहीं मिल सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। यहीं पर ओकिनावा का उदाहरण बहुत मायने रखता है। उन्हें दुनिया के ब्लू जोन में गिना जाता है, मतलब ऐसी जगह जहां लोग बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनकी जो जीवन शैली है वो दिखाती है कि इकिगाई कोई एक रात में पाने वाली चीज नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और जरूरी नहीं कि ये चारों हिस्से हमेशा बराबर हों या एक ही नौकरी में मिल जाएं। अच्छा, तो फिर ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल से क्या खास बातें पता चलती हैं? एक चीज जो मैंने पढ़ी वो है उनका जीने का नजरिया, इचिगो इचिए, जिसका मतलब है हर पल अनोखा है, उसे पूरी तरह जियो, है ना। वो धीमी रफ्तार से जीते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे सुबह टहलना, दोस्तों के साथ चाय पीना या अपने बगीचे में कुछ काम करना। पर आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये सब कैसे मुमकिन? बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये और भी जरूरी हो गया है आजकल। उनकी धीमी रफ्तार का मतलब आलस नहीं है, बल्कि हर काम ध्यान से मन लगाकर करना है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, उनका रिटायर न होना। जैसे पश्चिम में होता है ना, 60-65 के हुए और सब बंद, वैसा नहीं। जब तक शरीर साथ देता है वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, वो काम जो उन्हें पसंद है, जिससे खुशी मिलती है। ये किताब के जो 10 नियम हैं उनमें से एक को भी दिखाता है, हमेशा सक्रिय रहें। हाँ, और वो खाने पीने वाला नियम भी बड़ा दिलचस्प है, हारा हाचिबू, यानी पेट सिर्फ 80% भरना। ये तो हमारी आदत से बिल्कुल उल्टा है कि प्लेट में जो है सब खत्म करो। उनका खाना भी बहुत सादा होता है, ढेर सारी सब्जियां, टोफू, समुद्री खाना, ग्रीन टी और चीनी बहुत कम। क्या ये सादगी ही उनकी लंबी उम्र और सेहत का राज है? हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। ये जो 80% वाला नियम है ना, जो किताब के 10 नियमों में भी है, पेट पूरा ना भरे, ये सिर्फ पाचन के लिए अच्छा नहीं है, ये एक तरह का आत्म संयम भी सिखाता है। उनका सादा भोजन, प्रकृति के करीब रहना, ये भी एक नियम है। प्रकृति से जुड़ें और हल्की फुल्की कसरत जैसे बागवानी या टहलना, ये सब मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। कोई बहुत जोरदार जिम जाने की जरूरत नहीं, बस रोजमर्रा की हल्की एक्टिविटी। और वो सामाजिक जुड़ाव वाला पॉइंट, मजबूत दोस्ती, एक समुदाय का हिस्सा होना, क्या ये सिर्फ मतलब अच्छा महसूस करने के लिए या इसका लंबी उम्र से भी कोई सीधा कनेक्शन है? नहीं नहीं, इसका सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल है। ओकिनावा में एक मोआई का कॉन्सेप्ट होता है। ये बचपन के दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और कई बार तो आर्थिक रूप से भी। ये जो मजबूत बंधन होते हैं ना, ये तनाव कम करते हैं, एक अपनेपन का एहसास देते हैं। किताब का एक नियम भी यही है, अच्छे दोस्त बनाएं। अकेलापन सेहत के लिए उतना ही बुरा हो सकता है जितना स्मोकिंग। सही कहा। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र होता है, फ्लो, मतलब प्रवाह। किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का पता ही ना चले। क्या ये सिर्फ कलाकारों या खिलाड़ियों के लिए होता है या कोई भी इसे महसूस कर सकता है? अरे नहीं, कोई भी इसे अनुभव कर सकता है। फ्लो तब होता है जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी में पूरी तरह खो जाते हैं जो आपको पसंद है और जो आपकी स्किल्स को थोड़ी चुनौती भी देती है।
चाहे वो बागवानी हो या खाना बनाना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर अपने काम का ही कोई हिस्सा क्यों ना हो। ये इकिगाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे गहरी संतुष्टि मिलती है। बस इसके लिए जरूरी है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहा जाए और वर्तमान पल पर फोकस किया जाए। ये भी किताब के एक नियम से जुड़ता है, वर्तमान में जिएं। और लचीलापन, रिजिलियंस इसे कहते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं। ओकिनावा के लोग इनसे कैसे निपटते हैं? क्या तरीका है उनका? वो मुश्किलों को ना जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, उनसे भागते नहीं हैं। वो कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो अच्छा है उस पे ध्यान देते हैं, और उनका वो जो मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो भी उन्हें सहारा देता है। यही लचीलापन उन्हें झटकों से उभरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। किताब के नियमों में आभारी रहें और मुस्कुराएं, ये इसी सोच को दिखाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, एक्टिव रहना, धीरे चलना, कम खाना, अच्छे दोस्त बनाना, प्रकृति से जुड़ना, आभारी रहना, वर्तमान में जीना और अपने पैशन को फॉलो करना, ये सब मिलकर ही इकिगाई की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सफर है, जीने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। इकिगाई यही सिखाती है कि एक लंबा और खुशहाल जीवन किसी बड़े रहस्य में नहीं छिपा, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी सार्थक आदतों में, एक उद्देश्य की भावना में और गहरे इंसानी रिश्तों में पाया जाता है। ये खुशी के पीछे भागने की बजाय उसे अपने जीने के तरीके में ही शामिल करने की बात है। बस ये ढूंढना कि आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करती है, ऊर्जा देती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां या पल हैं जिन्हें हम अपनी इकिगाई का हिस्सा मान सकते हैं? जरूरी नहीं कि वो हमारे काम या प्रोफेशन से ही जुड़े हों, शायद कुछ और हो।